चुनाव आता है, एक बार हमारे देश में एक पर्व की तरह, त्योहार की तरह मनाया जाता है। बढ़ चढ़ के लोग उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को सोच समझ के अपने विवेक से सही फैसला सही कारणों से आप लें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, जो कि प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से हैं। उन्होंने 10 साल क्या काम किया है आपके लिए, आपको पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। और दूसरी तरफ कोई भी नहीं, खाली है, कोई है ही नहीं। तो जानता है विपक्ष का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? पता है किसी को? तो क्यों इस पे समय लगाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अपने परिजनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर ये बताएं कि एक तरफ तो एक विकास पुरुष है जिसने 10 साल में देश में आमूल परिवर्तन लाने का काम किया है, और दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। तो ये तो एक कंटेस्ट होना ही नहीं चाहिए। ये तो किसी भी तरीके का कंटेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये कोई सरपंची का चुनाव नहीं है, कोई विधायकी का चुनाव नहीं है। जो फैसला आप करोगे अगले 5 साल तक वो देश को दिशा और दशा देने का काम करेगा। हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर क्या है, आने वाले समय के अंदर हमारा क्या भविष्य है, उसको तय करने का काम करेगा। मैं ये बात का वर्णन करना चाहता हूं क्योंकि ये बताता है कि किस तरीके की विपक्ष की छोटी मानसिकता है, और छोटी मानसिकता के चलते वो कैसी बातें करते हैं। हाल में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमारे तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि आपने एक निर्धारित कर दी है सीमा कि ये 4 समाज से 4 उप मुख्यमंत्री ही बन सकते हैं आने वाले समय में? हर आदमी को अधिकार है, हर समाज को अधिकार है सोचने का। बनेगा एक ही, लेकिन सोचने का अधिकार सबको है। क्या कांग्रेस पार्टी सीमा तय करना चाहती है? तो मैं ऐसी संकीर्ण मानसिकता से बचना चाहिए। मुझे हाल ही में भगवान राम के जो भव्य कार्यक्रम हुआ अयोध्या के अंदर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई इस भव्य मंदिर की, वो आगे कुछ अलौकिक दृश्य देखने का मौका मिला। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे न्योता मिला उस कार्यक्रम में जाने का, और मुझे वहां जाकर एक बात का एहसास हुआ कि वे लोग कितने ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि जिन लोगों को न्योता मिला और वो फिर भी नहीं गए। वो आपका किसी विषय के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। ये बात मुझे उस वक्त पता लगी जब मैं वापस आया दिल्ली में, और क्योंकि मैं ऊपरी सदन का मेंबर हूँ और हमारे यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब चर्चा हुई, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, तो उसमें राम मंदिर का वर्णन 5-6 बार आया। इस बात पे आपत्ति जताई विपक्ष ने कि संसद के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर का वर्णन क्यों किया? उनको नहीं करना चाहिए था, अनुचित है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बात पे मैंने आपत्ति जताई, मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा का हूँ, हरियाणा की बात करूंगा। हमारे यहाँ तो प्रथा है, रीति रिवाज है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हम उनका अभिनंदन, अभिवादन राम राम करके करते हैं। ये आस्था का विषय नहीं, ये प्रथा का भी है जो 36 बिरादरी मानती है, हर समाज मानता है, हर धर्म मानता है। आप कृपया करके आस्था के विषय पे और प्रथा के विषय पे चोट पहुंचाने का काम ना करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये देश की जनता आपको अपना जवाब दे देगी। मैं ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि इसने हमें, हमारी जो सैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, किसने उनकी सो देने का काम किया? किसने हर दिवाली उनके साथ जाकर अपने परिवार की बजाय दिवाली मनाने का काम किया? किसने उनका मनोबल बढ़ाया?
क्योंकि एक बात तो तय है कि आने वाले समय में लड़ाई बंदूकों की नहीं है, तोपों की नहीं है, बमों की नहीं है, अर्थव्यवस्था की है, अर्धसैनिकों की नहीं है। और आपने देखा है कि पिछले 10 साल में देश कहां पहुंचा है। हम 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बने हैं, 3री बनने के लिए अग्रसर हैं। लेकिन ये चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से 40 साल पहले भारत चाइना से बहुत आगे होता था। पिछले 40 साल में चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया और आज 3री पटरी पे पहुंच के हमारा मुकाबला चाइना से होगा। ये जो 10 साल का कार्यकाल है, मुझे कई लोग पूछते कि 10 साल देके 5 साल और क्यों दे। मैं बताता हूं क्यों दे। क्योंकि जो परिवर्तन 10 साल में किया है, जिस काम की नींव रखी है 10 साल में, उसको कार्यान्वित करने के लिए, पूरा करने के लिए अगले 5 साल बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सही फैसला लेना है नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से 3री बार प्रधानमंत्री बनाकर। चाहे मैं धारा 370 की बात करूं, चाहे रेलवे नेटवर्क के विस्तार की बात करूं, चाहे मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करूं, ऐसे अनोखे काम है, मैं गिनवाऊंगा तो शाम हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आज भारत को दुनिया में किस नजरिए से देखा जाता है, भारत को विश्व में क्या संज्ञा मिली है। मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था आज से 20-25 साल पहले, तो जो संज्ञा भारत के बच्चों को मिलती थी जो पढ़ने जाते थे विदेश में अपना नीला पासपोर्ट लेकर, वही संज्ञा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और चाइना के देशों की भी मिलती थी। आज ये हालत है कि जब कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, कहीं जंग छिड़ जाती है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के जो बच्चे हैं वो हमारा तिरंगा गले में डाल के निकलते हैं ताकि उनको रास्ता मिल जाए बाहर जाने का। ये संज्ञा दी है दुनिया ने। और विडंबना ये है कि हमारे ही लोग, हमारे देश के कुछ लोग हमारे पे विश्वास नहीं करते, जबकि दुनिया का विश्वास हम पे बन रहा है, दुनिया का विश्वास का केंद्र बन रहा है। मैं अपनी बात एक संक्षिप्त रखूंगा क्योंकि समय का अभाव है। एक ऐसा मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जिससे हमारे थोड़े से मन के चक्षु खुलने चाहिए। आज से लगभग 150-200 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ा हूं, वहां पर जब पहली बार आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, आवाज रिकॉर्ड करने का यंत्र बन रहा था पहली बार दुनिया में, तो उन्होंने रिसर्च की कि हमें कौन सी आवाज रिकॉर्ड करनी है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर और थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का इजाद किया था, इन्होंने फैसला किया कि जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की पहली ऋचा को मैक्स मूलर ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया। और क्योंकि उनको पता था कि जब वो पहली आवाज रिकॉर्ड करेंगे हमेशा के लिए रहेगी, तो जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है उसमें होनी चाहिए। अब बताइए, जो पश्चिम है वो तो हमारे कौशल को मानता है, वो तो हमारे इतिहास को मानता है, वो तो मानता है कि हमारी जो ग्रंथ है, हमारे संस्कार है, जो हमारी विरसा है, वो दुनिया में सबसे पौराणिक है। लेकिन हमारे अपने लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आप सबको जवाब देना है। और मैं आखिरी बात कहूंगा जाने से पहले, देखिए मुझे 36 बिरादरी ने वोट किया था मेरे राज्यसभा के चुनाव में, सभी समाजों ने वोट किया था, बल्कि सामाजिक समरसता का सबसे अच्छा उदाहरण वही था। और आपके भी हल्के के विधायक ने मुझे वोट किया था। आप मेरे सांसद बनने में आपका भी हक है, तो मैं आपका भी कृतज्ञ हूं कि आपकी वोट से आपने उनको दी, उन्होंने मुझे वोट, तो आपकी भी वोट मुझे दी है। इसलिए मैं कह के जाता हूं कि आप मनोहर लाल जी जैसे कर्मठ व्यक्ति को जब वोट देंगे तो वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा पद मिलेगा, बहुत बड़ा मुकाम उनका देश में होगा। सिर्फ 9.5 साल हरियाणा की सेवा नहीं की उन्होंने, आगे भी बहुत बड़ा पद मिलेगा और बहुत सेवा करेंगे। लेकिन मैं भी छोटा भाई होने के नाते आपको ये विश्वास दिला के जाता हूं इस मंच से कि आपको एक वोट दोगे, एक के साथ एक फ्री मिलेगा।
एक सांसद बोलोगे तो का फ्री मिलेगा, क्योंकि दोहरान आता है। एक तो आपने मुझे वोट भी दे रखी है, दूसरी मैं आपसे वोट भी मांगने आया हूँ। तो मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि जब मैं धन्यवादी दौरा करने आऊंगा आपका धन्यवाद करने, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपका गांव भी अग्रणी पंक्ति में आएगा जब वोटों की गिनती होगी। सबसे ज्यादा वोटों में से आप जिताओगे इस गांव से, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आप लोगों का समझा निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, मैं भी आपके लिए तत्पर हूँ। कृपया करके 25 तारीख को मनोहर लाल जी को वोट देकर सांसद बनाए, ताकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन सके। जय हरियाणा, जय भारत।